मैं पीसी यादव एकेडमी परिवार की तरफ से आप सभी मित्रों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक के पहले आप लोगों के साथ हमने भारतीय इतिहास के जो साक्ष्य हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के जो साक्ष्य हैं, उसका वीडियो साझा कर चुके हैं। उसी वीडियो में हमने बताया था कि पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रा विवरण में से प्रत्येक को हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और वो आपके साथ साझा करेंगे। तो उसी कड़ी में आज पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य है क्या, पुरातात्विक साक्ष्यों की प्राचीन भारत के इतिहास में क्या उपयोगिता है, इन सभी बिंदुओं का हम आपके साथ वार्तालाप करेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है और वे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों के मद्देनजर भी हमने इस बोर्ड पर उन अभिलेखों को उत्कीर्ण किया है, लिखा है। तो देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से आते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि। इन सभी विषयों को, इन सभी बिंदुओं का उल्लेख हम आपके साथ पिछले वीडियो में किए थे। तो आज थोड़ा हमें विस्तार से इसके बारे में जानना है। सर्वप्रथम हम जाने कि पुरातात्विक स्रोत है क्या। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जब किसी काल या समय के बारे में हमें कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं मिलता है या हमें ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलता जिससे हमको जानकारी प्राप्त हो सके कि उस काल का समय कब से कब तक था। तो उस जगह पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं वो अपनी उपयोगिता साबित करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी कैसे प्राप्त होती है कि यह कितने वर्ष पुराना है या किस कालखंड का है। ये सब जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं ये सब इसकी जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एक अलग ही शाखा है इस बारे में अध्ययन करने की। उनकी एक प्रणाली है, एक उनका वैज्ञानिक तरीका है और उसी तरीके के आधार पर उस पीरियड का, उस काल का, उस काल से संबंधित घटनाओं का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हुए हमको ऐतिहासिक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अभिलेख की बात करें तो अभिलेख है क्या। अभिलेख का तात्पर्य साक्ष्यों से, ठोस साक्ष्यों से है। अभिलेख उस काल का हमें साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जिस काल की हमको जानकारी चाहिए। जैसे मानिए अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, जब खुदाई की गई तो खुदाई में तरह तरह के सामान मिले हैं। उन सामानों के आधार पे जो घरेलू सामान मिले, जो उस समय का मानव उपयोग करता था जिस वस्तु का, वे वस्तुएं प्राप्त हुई। तो उन वस्तुओं के आधार पे हम उनके रहन सहन के बारे में, उनके सामाजिक परिवेश के बारे में, उनके धार्मिक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप ये देखिए, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ लिखित सामग्रियां मिलती हैं उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ने में अभी तक हमको सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। हालांकि अभी 1-2 साल पहले की बात है, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि अब सिंधु लिपि को पढ़ लिया गया है। हालांकि इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी भारत सरकार ने नहीं दी है। तो अभिलेखों में अगर देखें तो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक अभिलेख होते हैं, व्यक्तिगत अभिलेख होते हैं। सार्वजनिक अभिलेख क्या है और व्यक्तिगत अभिलेख क्या है। अगर आप संविधान में जाएं तो देखते हैं जब संसद की कार्रवाई होती है तो एक प्राइवेट बिल होता है, एक सरकारी बिल होता है। सरकारी बिल उसे कहते हैं जब सरकार में सम्मिलित जो मंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद में मंत्री शामिल हैं, जब वो बिल पेश करते हैं संसद में तो कैसा बिल है, सरकारी बिल है, यानी सार्वजनिक बिल है। अगर कोई मेंबर बिल पेश करता है तो वह कैसा बिल है, तो प्राइवेट बिल है। ऐसे ही जब अभिलेख किसी राजा महाराजा के द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे तो वो कैसे अभिलेख होते थे, सार्वजनिक अभिलेख होते थे। लेकिन जब उन्हीं राजाओं के कोई सामंत अभिलेख प्रस्तुत करते थे तो वो कैसे अभिलेख होते थे, व्यक्तिगत अभिलेख होते थे।
अब अभिलेखों के और बारे में समझें कि जैसे अभिलेख स्तंभ लेख है, गुहा लेख है, दीवारों पे जो उत्कीर्ण किया गया वो भी तो अभिलेख है। ऐसे अभिलेख हैं जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे अगर प्राचीन अभिलेख की बात करें, प्राचीन अभिलेख की बात करें तो ये अभिलेख प्राप्त हुआ है बोगज कोई स्थान पर। ये बोगज कोई है कहां? बोगज कोई एशिया माइनर में स्थित है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी एशिया माइनर कहां है? एशिया माइनर को अगर आप समझें, जो तुर्की और ईरान का क्षेत्र है, जो अनातोलिया का पठार अगर आपने सुना होगा, तो अनातोलिया का जो क्षेत्र है, जो प्रायद्वीप क्षेत्र है, वही एशिया माइनर है। तो उस जगह से सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है, वह स्थान है बोगज कोई। आप इस बारे में भी भीत होंगे कि जिस स्थान से कोई अभिलेख प्राप्त होता है उसी के नाम पर उस अभिलेख का नाम रख दिया जाता है। तो स्थान कौन सा था? बोगज कोई। बोगज कोई में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें है क्या? उसमें हित्ती राजा सुबिलिम्मा और मितन्नी राजा मति ओजा, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। जब इन दोनों के बीच में समझौता होता है तो उस समझौते में साक्षी के रूप में एक 4 देवताओं का वर्णन किया जाता है। ये कौन देवता है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये 4 देवताओं को वर्णन इसलिए किया जाता है कि ये साक्षी के रूप में है। तो अब आप ये समझिए, जो हमारा प्यारा भारत है इसको आर्यव्रत कहा जाता है। तो आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? यह अभिलेख इशारा करता है कि आर्य लोग मध्य एशिया के रहने वाले थे, क्योंकि वही है, वही देवता बोगज कोई अभिलेख में भी है और वही देवता हमारे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी है। तो जो संबंध वहां का और यहाँ का क्या होता है? मिलता है। तो इस प्रकार ये साबित होता है कि हमारे यहाँ जो आर्य लोग आए, आर्य बोले तो हम लोग आर्य ही हैं, जो आर्य लोग आए वो कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। हालांकि इस पर विद्वानों में मतभेद है, कोई कहीं का बताता है, कोई कहीं का बताता है, लेकिन आम धारणा है, जो इतिहासकार बताते हैं उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। तो बोगज कोई अभिलेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है? आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक का अभिलेख है। सम्राट अशोक बोले तो मौर्य सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक 300 बीसी में इसका सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख प्राप्त होता है। 300 बीसी यानी 300 ईसा पूर्व का अभिलेख। 300 ईसा पूर्व का अभिलेख, अगर ईसा पूर्व अगर समझ रहे हो तो ईसा पूर्व का तात्पर्य है क्या? ईसा पूर्व का तात्पर्य यह है, जैसे इस समय चल रहा है 2022, जब प्रभु ईसा मसीह का जन्म होता है उसको माना जाता है जीरो। क्या माना जाता है? जीरो। अगर प्रभु ईसा मसीह के पहले जितनी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को -1, -2, -3 ऐसे क्रम चला जाता है। तो इसको कहते हैं, इधर वाले क्षेत्र को कहते हैं ईसा पूर्व और इधर वाले को कहते हैं ईसवी। यानी प्रभु यीशु के जन्म के बाद 2022 आज लगा है। अगर हम बात करें तो 300 बीसी यानी प्रभु यीशु से 300 ईसा पूर्व अर्थात 300 साल पहले, यानी जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ उसके 300 साल पहले की बात है। तो 300 साल पहले यीशु मसीह के यानी बिफोर क्राइस्ट सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। सम्राट अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। यहां आपके मन मस्तिष्क में दिमाग में ये बात प्रश्न उठना वाजिब है कि सर ये बताएं, इसके पहले तो सैंडो सभ्यता थी, सैंडो सभ्यता से भी तो लिखित मतलब साक्ष्य मिले हैं। कैसे साक्ष्य? पुरातात्विक। लेकिन वहां ध्यान यह देना है कि वो साक्ष्य जो मिले हैं अभी तक सही से पढ़े नहीं जा सके और ये साक्ष्य पढ़े गए हैं। अब पढ़ने वाला वह विद्वान कौन था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज था। यहां वह जॉब कर रहा था। उस समय तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनियां थी। 1837 में यह अशोक के अभिलेख पढ़ता है। अशोक के जो अभिलेख हैं
3 प्रकार की लिपियों में लिपिबद्ध है। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्ठी और यूनानी एवं आर्मेय। अधिकांश जो भारत के अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो भारत के अधिकांश अभिलेख प्राप्त होते हैं उत्तर भारत में, ये ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी लिपि में इनके कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं और उससे भी कम अभिलेख यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि में प्राप्त होते हैं। तो ये जो सम्राट अशोक की बात थी। अगर हम देखें सम्राट अशोक के कुछ अभिलेखों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं और इनके अभिलेखों के विस्तार से जो चर्चा होगी वो मौर्य काल में। जब मौर्य काल में सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे तब इनके अभिलेखों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा और उनके अभिलेखों से संबंधित प्रश्न आता भी है, तो इसलिए उसका एक अलग वीडियो होगा। यहाँ कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम, ये जो 4 अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मतलब समझिए, ये जो 4 अभिलेख हैं, गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम, ये 4 स्थानों से जो प्राप्त अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। और आगे देखिए, इसके बाद के जो अभिलेख हैं उसमें उसका नाम देवानामपीदस्सी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? देवानामपीदस्सी बताया जाता है। और अभिलेखों में अगर चर्चा करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कलिंग नरेश खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग नरेश खारवेल का है, जो जैन धर्म का अनुयायी था। यह तिथि रहित अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु समझिए। उस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का उल्लेख है, यानी भारत देश का अगर नाम किसी भी अभिलेख में प्राप्त होता है तो वह कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। यहां से बहुत ही दिलचस्प प्रश्न आता है कि भारत शब्द का उल्लेख या भारत देश का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है हाथी गुम्फा अभिलेख। और देखें अभिलेखों के बारे में, तो गुप्त काल के जो पूर्व के अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, प्राकृत भाषा में, और उसके बाद के जो अभिलेख हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए। गुप्त काल के पूर्व के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में, और उसके बाद के अभिलेख संस्कृत भाषा में। सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं मैसूर से। प्रश्न यहां से आता है कि सर्वाधिक अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर है मैसूर। मैसूर बोले तो कर्नाटक का क्षेत्र। सोगौरा जो अभिलेख है वहां से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। दुर्भिक्ष क्या है? दुर्भिक्ष का आशय अकाल से है। जब पूरी तरह से बरसात नहीं हो पाती जितना उसका मानक है और उसके अभाव में फसल सूख जाए, वहां जनजीवन प्रभावित हो जाए, जिसको कहते हैं सूखाग्रस्त, वही स्थिति दुर्भिक्ष, उसी को कहते हैं। दुर्भिक्ष का अगर शाब्दिक अर्थ समझे तो जब भिक्षा न मिले, अगर जब अकाल पड़ जाएगा तो जो भिक्षुक है भिक्षा लेने जाएगा, क्या उसको भिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब भिक्षा का भी अकाल पड़ जाए, भिक्षा ना मिले, तो उसे कहा जाता है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? सोगौरा अभिलेख से। किस अभिलेख से? सोगौरा अभिलेख से। तो सोगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी स्तंभ लेख से हूण आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। यहां से प्रश्न आता है कि किस अभिलेख से हूणों के आक्रमण की जानकारी प्रदान होती है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख है, और भीतरी स्तंभ लेख किसका है? स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त, गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त का। एरण अभिलेख से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। किस अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। किसका? भानुगुप्त का एरण अभिलेख। अभिलेखों से संबंधित जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की हमने चर्चा की, यह कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर का अभिलेख मालवा नरेश सुवर्मन का है। योहोल पुलकेशन द्वितीय का है। और ग्वालियर स्तंभ लेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। इन अभिलेखों में
तत्कालीन जो घटनाएं घटी उन घटनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान होती है। उदाहरण स्वरूप समझे कि जो यहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है, इस अभिलेख से हमको ये जानकारी प्रदान होती है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन पराजित होता है। हर्षवर्धन बोले तो पुष्यभूति वंश का शासक, पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन किस एकमात्र शासक से पराजित होता है? वह शासक है चालुक्य वंश का पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय इसकी जानकारी यहां प्रदान करता है। अगर आप देखें प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहां प्राप्त होता है? प्रयाग स्तंभ लेख से। अब अभिलेखों के बाद चर्चा करते हैं सिक्कों की। सिक्के क्या है? बोले तो पैसा, रुपया। सिक्कों से जानकारी क्या प्राप्त होती है? सिक्कों से जानकारी ये प्राप्त होती है जैसे आज के समय में मुद्रा वर्चुअल हो गई है, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है। पहले जो मुद्राएं आई, पहले आप जानते ही हैं लोगों का जो लेन देन होता था वस्तु विनिमय आधारित था। एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे। वहां कहीं ना कहीं समस्या होने वाली थी। हमको जरूरत है चावल की, आपके पास है बकरी, तो बताओ कैसे काम होगा? आपको चाहिए गेहूं, हमारे पास है जौ, तो कैसे होगा? उसका एकमात्र जो विकल्प था वो थी मुद्रा। मुद्रा के माध्यम से सभी जो समस्याएं थी, जो जटिल समस्याएं थी लेन देन से संबंधित, वो हल हो गई। तो मुद्रा का जो इतिहास है, मुद्रा के इतिहास से भारतीय इतिहास का क्या संबंध है ये समझे। अगर मुद्रा से संबंधित इतिहास अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक अलग वीडियो है मौर्य काल से लेकर के मुगल काल तक, वो हस्तलिखित नोट्स है, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है हमने। उसमें मुद्राओं का पूरा इतिहास है, कहां से? मौर्य काल से लेकर के, यानी आहत मुद्राओं से लेकर के, समझिए कहां से? आहत मुद्राओं से लेकर के मुगल काल की मुद्राओं तक का पूरा वर्णन है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिक्के क्या हैं? सिक्के के जो अध्ययन किया जाता है उसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। जो सबसे प्राचीन सिक्के प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आहत सिक्के। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। इसी सिक्के को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था और इसी सिक्के को साहित्य में करसापण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करसापण। अगर करसापण सिक्कों की हम चर्चा करें या आहत सिक्कों की चर्चा करें तो सिक्के जब ढाले गए उस समय, तो उस समय लिखा कुछ नहीं गया, वहां पंच किए जाते थे। पंच का मतलब कोई चिन्ह बना दिया जाता था, पेड़ बना दिया गया, तीर बना दिया गया, मतलब जो उस समय प्रकृति में विद्यमान थे उनको उसमें पंच किया जाता था, इसीलिए उनको कहा जाता था पंचमार्क सिक्का। तो सर्वाधिक प्राचीन सिक्के कौन से हैं? ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। तो ये तो सब जानते हैं, सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं, करसापण जिनको कहा जाता है, जिनको पंचमार्क कहा जाता है। सिक्कों से संबंधित कुछ जानकारी आप समझे, हाँ मैं शेयर कर रहा हूं। हमने बताया कि सिक्कों से संबंधित मेरा अलग वीडियो है, आप उस वीडियो को देखें, लेकिन यहां कुछ तथ्य आपको दे रहा हूं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के, ध्यान देना, सर्वाधिक सिक्के की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के हैं, अर्थात मौर्यों के बाद के काल के। मौर्य काल तक नहीं, मौर्यों के काल के बाद जितने काल आते हैं, जितने समय आते हैं, जितने शासक आते हैं, सर्वाधिक सिक्के कहां जारी होते हैं? मौर्योत्तर काल में। जो मौर्योत्तर काल में जो सिक्के जारी किए गए मौर्योत्तर काल में, उसमें चांदी के, सोना का, सीसा का, तांबा का। चांदी, सोना, सीसा, तांबा, ये 4 प्रकार के सिक्के थे जो जारी किए गए। अगर हम सोने की सिक्का की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि जो किसी शासक द्वारा स्वर्ण सिक्के संचालित किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, तो इससे इस बात का बोध होता है, इससे इस बात की हमको जानकारी प्राप्त होती है कि उस शासक की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत है। अब बताइए, अगर कोई शासक शीशे का सिक्का चलाता है तब उसकी स्थिति कैसी होगी? चांदी का चलाता है तब कैसी होगी? तो आप कल्पना कर सकते हैं, वो तो आप इतने जागरूक हैं, समझ सकते हैं कि स्थिति क्या आई होगी। यहां सिक्कों से संबंधित जो प्रश्न आता है मैं उन्हीं बिंदुओं को यहां पर
लिखा हूं। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले थे हिंद यमन। सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले थे गुप्त वंश के शासक, और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले थे कुषाण वंश के शासक। इसको मतलब समझे, जो सोने के सिक्कों से संबंधित प्रश्न आता है, ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये पूछा ही जाता है, इसको आप समझ लें। प्रश्न आएगा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के या स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो इसका उत्तर है हिंद यमन शासकों ने। कौन? हिंद यमन शासकों ने। प्रश्न दूसरा आता है कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए या किस वंश के शासकों ने जारी किए? तो इसका उत्तर है गुप्त वंश, यानी गुप्त काल के जो राजा थे, गुप्त काल के जो शासक थे, उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले कौन थे? इसका उत्तर है कुषाण वंश। समझ गए ना? सर्वाधिक शुद्ध कुषाण वंश, सर्वाधिक मात्रा में गुप्त वंश, और पहली बार जारी करने वाले शासक हिंद यमन थे। अब देखते हैं, यहां हमने की थी शीशे की चर्चा, तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी करने वाले थे सातवाहन वंश के शासक। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किया। यहां एक प्रश्न है, और हालांकि मैं अपने अधिकांश वीडियो में प्रश्न पूछता हूं, आप लोग प्रश्नों का उत्तर दिया करिए। प्रश्नों का उत्तर देने से हमें भी लगता है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं हमारे मित्र, वो संवाद स्थापित करिए। इससे ये जानकारी प्राप्त होती है कि आप उस विषय में कितनी रुचि ले रहे हैं। और वहां कमेंट करने में क्या दिक्कत है? आप जो प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर दीजिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कम से कम गलत या सही उत्तर देने में आपको कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्रदान होती है। तो यहां मैं प्रश्न ये छोड़ रहा हूं आपके लिए कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिक्कों पर लेख व तिथियां लिखने वाले शासक कौन थे? यूनानी शासक थे। यहां से प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख या तिथियां अंकित करने वाले शासक कौन थे? तो इसका उत्तर है यूनानी शासक। कौन? यूनानी शासक। बीड़ा बजाती हुई समुद्रगुप्त की मुद्रा, ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। बीड़ा बजाती हुई समुद्रगुप्त की जो मुद्रा प्राप्त होती है, इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध यह होता है कि समुद्रगुप्त संगीत में रुचि रखता था। किसमें रुचि रखता था? संगीत में। इस बात का हमें बोध होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। क्या था? प्रेमी। अब अगर हम चर्चा करें स्मारक एवं भवनों की, पुरातात्विक स्रोतों में मैंने अभिलेखों की चर्चा की और सिक्कों की चर्चा की। अब चर्चा करते हैं स्मारक एवं भवनों की। अगर स्मारक और भवनों की बात करें तो उस समय मंदिरों का काल था। आप सोचिए, सर्वप्रथम मूर्ति बनी कि मंदिर? सर्वप्रथम मूर्तियां बनी, मंदिर तो बाद में बने हैं। मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो 3 प्रकार की शैलियां। उत्तर भारत की जो शैली थी नागर शैली थी, जो दक्षिण भारत की शैली थी द्रविड़ शैली थी, और दक्षिणापथ शैली बेसर शैली थी। उत्तर भारत की शैली क्या थी? जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, और दोनों को मिक्स किया गया, दोनों को मिलाया गया तो बेसर शैली बनी। तो बेसर शैली किस प्रकार की शैली है? दक्षिणापथ की। तो यहां से हमें मंदिरों की जो कला शैली थी, निर्माण कला शैली, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। पंचायतन मंदिर शैली क्या है? पंचायतन मंदिर शैली का तात्पर्य वह हिंदू मंदिर, वह मंदिर जो मुख्य मंदिर हो, उसके चारों तरफ कम से कम 4 मंदिर घेरे, मतलब बीच में एक मंदिर है, यहां इसके चारों तरफ 4 मंदिर हो। तो इस प्रकार की जो शैली होगी वो क्या होगी? पंचायतन होगी। तो पंचायतन मंदिर शैली कैसी है? बीच में मंदिर है, उसके चारों तरफ क्या है? मंदिर है। तो एक मंदिर की शैली रही। अगर पंचायतन मंदिर शैली की बात करें तो इसमें कंदरिया महादेव का मंदिर जो फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है, खजुराहो का, ये है। लिंगराज का जो मंदिर है भुवनेश्वर का, ये भी पंचायतन मंदिर
शैली, पंचायतन शैली में बना है। अब स्मारक भवनों की बात चर्चा करते हैं मूर्तियों की। मूर्तियां अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अगर जो ठोस साक्ष्य मिले हैं, जो किसी देवी या देवता को बनाया गया मानव के द्वारा, वो प्रारंभ निर्माण काल था कुषाण वंश। कौन था? कुषाण वंश। कुषाण वंश में जानते हैं कि अब महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली इसी काल की बात है। गुप्त व गुप्तोत्तर काल, प्रारंभ निर्माण काल जो था वो कुषाण काल था। उसके बाद गुप्त काल में भी मूर्तियां बनाई गई और गुप्तों के बाद यानी गुप्तोत्तर काल में भी मूर्तियों का निर्माण किया गया। जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मूर्तियां बनाई गई, उनमें जन सामान्य की जो धार्मिक भावनाएं थी उनका विशेष योगदान था। इंसान करता क्या है? इंसान उसके मन मस्तिष्क में जो चल रहा होता है उसको उत्कीर्ण कर देता है या लिख देता है, छाप देता है। तो उस समय का जो काल था उसके मन मस्तिष्क में जो चल रहा था, जो उसकी भावनाएं थी, मूर्तियों के रूप में बना दिया। तो मानव ने क्या बनाया? मूर्तियों को इस ढंग से बना दिया कि वह क्या सोच रहा है। जैसे उसने महात्मा बुद्ध को बनाया तो महात्मा बुद्ध को उसने भगवान माना। तो मूर्तियां बनाने में जो उसकी धार्मिक भावनाएं थी जन सामान्य की, उनका विशेष योगदान था। अगर जन सामान्य में जो भावना होती है उसी भावना के हिसाब से वह प्रस्फुटित होती है, वह उद्गार होती है, यानी वह जो हमारे मन मस्तिष्क में चलता है वही तो हम प्रकट करते हैं। तो मूर्तियों के माध्यम से भी मानव ने प्रकटीकरण किया। अगर हम कला शैली की बात करें, मूर्तियों की कला शैली, तो गंधार कला जो थी वो विदेशी कला का प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो गंधार मूर्ति कला है वो विदेशी कला शैली की बात करती है या विदेशी कला का प्रतिनिधित्व करती है। और मथुरा कला शैली जो है वो स्वदेशी कला शैली की बात करती है। मथुरा यानी उत्तर प्रदेश, गंधार तो आप जानते हैं जहाँ की गंधारी रहने वाली थी, अफगानिस्तान। तो जो गंधार कला शैली थी, गंधार कला शैली विदेशी कला का द्योतक है और मथुरा कला शैली स्वदेशी कला का द्योतक है। इसके अलावा अगर हम भरभूत का देखें कला शैली, बोध गया, अमरावती की जो मूर्ति कला है, यह भी विशेष रूप से हमारी ऐतिहासिक साक्ष्यों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में अपना योगदान देती है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में चर्चा हुई मूर्ति कला की। अब देखते हैं चित्रकला। चित्रकला छोटे बच्चे से लेकर के बड़े से बड़े लोग चित्रकला में इतने निपुण होते हैं, उनके दिमाग की उपज होती है। एक नाम आपने सुना होगा मकबूल फिदा हुसैन का। वो कैसे चित्रकार थे? वो भी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो चित्रकला की अगर हम बात करें तो चित्रकला भी पुरातात्विक साक्ष्यों में अपना योगदान देता है। चित्रकला क्या है? चित्रकला जीवन विषय में जानकारी प्रदान करता है। एक छोटा बच्चा जब कोई चित्र बनाता है तो देखो बना देता है ना, अपनी मम्मी को बना देगा, पापा को बना देगा, भैया को बना देगा, बहनी को बना देगा। क्या बनाता है? उसके मन मस्तिष्क में जो चल रहा होता है वही तो बनाता है। कभी कभी उस बच्चे को अगर देखें तो अगर उसका भाई क्रोधी स्वभाव का है या उसकी बहन क्रोधी स्वभाव का है तो उसको दिखा देगा क्रोधी स्वभाव का। अगर आज के समय में वर्चुअल जो समय चल रहा है, हम जो मैसेज का आदान प्रदान करते हैं वो तो इमोजी बना के ही करते हैं। तो इमोजी क्या है? वही चित्रकला का एक रूप है। अगर हम गुस्साए हुए हैं तो इमोजी गुस्सा वाला डाल देते हैं, अगर हम खुश हैं तो इमोजी वो वाला डालते हैं। इससे अगले इंसान को पता चलता है हमारी भावनाओं का, हमारी मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, वही तो प्रकटीकरण है। इससे अगले आदमी को मालूम चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो चित्रकला वही है। चित्रकला में मानव ने क्या किया, उसके जीवन विषय में, उसके उस समय के काल में जो उसके साथ घटनाएं घटित हो रही थी उस चित्रकला के माध्यम से उद्गार किए। अजंता और एलोरा का नाम बहुत ही फेमस है। अजंता की मूर्त, अजंता में माता और शिशु की जो चित्र बनाया गया है, जो मरणासन राजकुमारी का चित्र बनाया गया है, वाकई में हैरत अंगेज चित्र है।
उसको जो कोई देखता है वो देखता रह जाता है, सोचता है कि उस काल का मानो, उस काल का मानो और इस काल का मानो कितना बड़ा फर्क है। उस काल का मानो पत्थरों पे उत्कीर्ण कर दिया और इस ढंग से छाप दिया कि लगता है हूबहू सही है। उसका जो दृश्य है ऐसा लगता है कि एकदम हूबहू सच में वो दिखाई देता है। तो ये गुप्त काल में बनाया गया, लेकिन ध्यान देना है कि अजंता की जो कला शैली थी, जो अजंता की गुफा थी, इसके संरक्षक गुप्त वंश के शासक नहीं थे। गुप्त वंश के शासक अजंता के संरक्षक नहीं थे। जब अजंता एलोरा की हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, तो बताएंगे कि इस वंश के शासक किसकी गुफा के कौन से काल में संरक्षक थे। इसमें मानवीय भावों की अभिव्यक्ति, जैसा कि हमने बताया, चित्रकला में मानवीय भावों की अभिव्यक्ति होती है। आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, वो चित्रों के माध्यम से उद्गार हो जाता है। आपने वो गाना सुना होगा कि दिल का हाल बता देता है असली नकली चेहरा। यही तो है असली नकली चेहरा। आपके चेहरे से मालूम चल जाता है कि आप दुखी हैं, खुश हैं, तनाव में हैं। चित्रों के माध्यम से भी मालूम चल जाता है कि उस समय का मानव क्या सोच रहा था, क्या उसके मन में चल रहा था, वो सब चित्रों के माध्यम से उसने प्रकट किया। चित्रकला की बात के बाद देखते हैं अवशेष। ये अवशेष क्या है? अवशेषों की बात अगर करें तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त मुहरे हैं वो धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मुहर प्राप्त हुई है, मुहर क्या है? उस समय मुहर लगाई जाती थी, लगाई जाती थी। मुहरों से मुहर में तरह तरह के चित्र छपे होते थे। आप धार्मिक भावनाओं में वैसे मान लीजिए, उस समय आप अगर सोचो, पेड़ की पूजा होती थी, मात्र पूजा होती थी। जो उस समय के जो मिले हैं मुहर, जो मिले हैं, उन मुहरों से यह हमको जानकारी प्रदान होती है कि जो उनकी धार्मिक अवस्थाएं थी, जो धार्मिक क्रियाकलाप थी, धार्मिक विचार थे, उन विचारों की अभिव्यक्ति होती है कहाँ? मुहरों। बसाड़ से जो प्राप्त मिट्टी की मुहरें हैं, उससे व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान प्राप्त होता है। बसाड़ एक स्थान है जहां से मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। होता ये था कि जैसे कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है, हम कोई माल यहाँ से भेज रहे हैं राजस्थान, और राजस्थान का माल यहाँ आ रहा है, तो हम एक मुहर लगाते हैं और वो मुहर वहां दिखाई जाती है। इससे सामान में गड़बड़ी नहीं हो पाती थी, वह सामान निश्चित स्थान पर पहुंच जाता था। तो वही है, उस समय बसाड़ से प्राप्त जो मिट्टी की मुहरें थी, उससे व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। व्यापारी श्रेणी बोले तो व्यापारी, जो व्यापारी होती थी वही की बात की गई है, उन्हीं की बात की गई है। तो जो मिट्टी की मोहरें प्राप्त होती है, इससे क्या प्राप्त होता है? व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार अगर हम देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों से संबंधित हमने जो जानकारी यहाँ प्रदान किया है, प्रयास तो किया है समेटने का, लेकिन अगर वीडियो को देखेंगे तो बहुत बड़ा बनता चला जाता है। इसलिए मैंने प्रयास किया है कि ये पुरातात्विक साक्ष्यों तक रहे। अगली बार साहित्यिक साक्ष्यों से संबंधित वीडियो साझा करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करें। आपसे यही गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि आपको ये लगता है कि इतिहास से संबंधित आपको मैं जो जानकारी मुहैया करा रहा हूँ वाकई में आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी, ये मेरा भरोसा है। लेकिन आप अगर संतुष्ट हैं तो अपने साथियों के बीच में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही चलने की अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।